आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का पद्य भाग। कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित पाठ उषा। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि हैं और प्रयोगवादी नई कविता के कवि अपनी रचना में नए उपमान, नए प्रतीक एवं नए बिंबों का प्रयोग करते हैं। शुरू करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है अर्थात मानो अभी गीला पड़ा है। इस पाठ में कवि ने उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का जादुई ढंग से प्रयोग किया है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। यह कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। आगे है पद्यांश। ये है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं किए हैं, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने की सृष्टि किए हैं। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस पूरे पद्यांश में कवि उषा काल में आसमान में प्रतिपल परिवर्तित दृश्य का वर्णन विभिन्न उपमानों से करते हैं। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका मानो अभी गीला पड़ा है। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातः काल में आकाश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल आकाश का रंग नीले शंख के समान दिखाई देता है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किए हैं। फिर बाद में जैसे आया है भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, फिर बाद में वातावरण की नमी से आकाश का रंग बदलने लगता है। तब आकाश का रंग ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि रसोई घर को चूल्हे की राख से लिपा गया हो, अभी अभी वर्तमान में ही लिपा गया हो, और उसीलिए गीला होने के कारण आकाश का रंग मटमैला दिखाई देता है, राख के समान मटमैला दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हम शिल्प सौंदर्य देख लेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और राख से लिपा हुआ चौका मानो अभी गीला पड़ा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है, शांत रस है, भाषा में लिख सकते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे पद्यांश देखते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर मैं आप लोगों को पुनः बता दूं कि इस पूरे पाठ में उषा काल में प्रतिक्षण परिवर्तित होते हुए आकाश के दृश्य का वर्णन कवि कर रहे हैं। पहला दृश्य था भोर का नभ। भोर का नभ माने सूर्योदय से पहले आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, जैसे रसोई घर को चूल्हे की राख से लिपा गया हो। कवि ने इस बिंब का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब सूर्य क्षितिज से ऊपर आने लगता है। हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य हमारी छत के ही ऊपर है और सूर्य की लालिमा पूरे धरती और आकाश पर फैलने लगती है। उस समय का वर्णन अभी दूसरे पद्यांश में किया गया है। इस प्रकार हम व्याख्या लिख सकते हैं। कुछ समय पश्चात जब सूर्योदय होने के लिए सूर्य क्षितिज से ऊपर आने लगता है, तब सूर्य की लाल किरणों से लालिमा लिए हुए
नीले आकाश का रंग ऐसा दिखाई देता है जैसे काली पत्थर जो सील होता है, काली पत्थर पर केसर पीसकर उसे किसी ने धो दिया हो। तो काली पत्थर के जगह में स्लेट पट्टी भी लिख सकते हैं। तो स्लेट पट्टी पर लाल खड़िया चाक से किसी ने घिस दिया हो। केसर का रंग लाल होता है, उसे जिस भी पत्थर पर घिसा जाएगा या रगड़ा जाएगा वह लाल हो जाता है। तो आकाश का रंग नीला था तो कवि ने उसे स्लेट पट्टी कहा है, और जब उस पर सूर्य की लालिमा पड़ती है तो वह लाल दिखाई देता है, इसलिए कवि ने यह उपमान दिया है कि किसी ने उसे केसर से रगड़ दिया है। तो कवि ने आकाश के दृश्य की पहली कल्पना अर्थात सूर्योदय से पूर्व की कल्पना यह किया कि रसोई घर को किसी ने चूल्हे की राख से लीप दिया हो, और जब सूर्योदय के पश्चात सूर्य क्षितिज पर होता है और उसकी लालिमा पड़ती है तो कवि क्या कल्पना करते हैं कि किसी ने लाल खड़िया चाक से आसमान को घिस दिया हो। अब हम आगे पद्यांश देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं कि कुछ क्षणों के पश्चात सूरज अपने पूरे आकार में ऊपर आने लगता है, अर्थात ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से वह आकाश पर है। तब सूर्य की स्वर्णिम आभा से वह ऐसे चमकता है जैसे कोई गौर वर्ण का मनुष्य सागर के नीले जल में स्नान कर झिलमिला रहा हो, अर्थात नीले पानी में किसी सुंदर मनुष्य का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। आगे है जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब कवि कहते हैं कि इसके साथ ही पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है और कवि का प्रकृति के इस जादुई परिवर्तन से भ्रम टूट जाता है, अर्थात कवि की कल्पना भंग हो जाती है, कवि अपनी कल्पना से बाहर निकल जाते हैं। जब पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है, जादू टूटता है, अर्थात कवि अपने कल्पना की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। उषाकालीन यह जादू भरा दृश्य अब समाप्त हो जाता है। इस पाठ से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उर्दू और हिंदी का दोआब कौन स्वयं को कहा करते थे? तो इसमें कवि का नाम हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह।